नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि पंजाब के तरन तारण में आतंकी हमला हुआ है। पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग को निशाना बनाया है आतंकियों ने और पुलिस थाने पर रॉकेट लॉन्चर से यह हमला किया है। हमले में बिल्डिंग के शीशे टूटे हैं। हमले से इलाके में हड़कंप जो है वो मचा हुआ है। तो पंजाब के तरन तारण में यह आतंकी हमले की खबर सुबह सुबह आई है और इस बार पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग को आतंकियों ने निशाना बनाया है। आपको बता दें कि दरअसल पुलिस थाने पर रॉकेट लॉन्चर से यह हमला किया गया है। तो पंजाब के तरन तारण में आतंकी हमले की खबर, हमले में इस बिल्डिंग के शीशे जो थे वो टूट गए हैं। तो अहम खबर मिल रही है इस वक्त पंजाब के तरन तारण से, जहां पर आतंकियों ने हमला किया है। पंजाब के तरन तारण में आतंकी हमले की खबर सुबह सुबह सामने आई है। रॉकेट लॉन्चर से ये अटैक जो है वो किया गया है। तो पंजाब को दहलाने की साजिश इन लोगों की थी। तरन तारण में आधी रात को पुलिस थाने पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, यही है वो रॉकेट लॉन्चर जिससे आधी रात को पुलिस थाने पर हमला करके पंजाब को दहलाने की साजिश को अंजाम देने की कोशिश में ये आतंकी थे यहां पर। तो बड़ी खबर पंजाब के तरन तारण के, जहां पर आपको हम बताएं कि आतंकी हमला हुआ है। थाने को निशाना बनाते हुए आतंकियों ने आधी रात रॉकेट लॉन्चर से हमला किया और हमले से जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो गनीमत यही है, राहत की खबर यही है कि कोई भी नुकसान जो है वो नहीं हुआ है। तो बड़ी खबर, पंजाब में आतंकी हमले होने की खबर सामने आई है। आतंकियों ने आधी रात को तरन तारण के सरहाली थाने को निशाना बनाया और निशाना बनाते हुए रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। हमले से जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, बस यही गनीमत है और यही राहत की खबर है। लेकिन कई आपको बताएं कि तमाम लोग जो थे, तमाम आला अधिकारी जो थे मौके पर पहुंच गए और अभी भी पुलिस कुछ भी बताने से फिलहाल इनकार कर रही है। अटैक हुआ है, ये दर्शाता है कि पंजाब सुरक्षित नहीं है, पंजाब सुरक्षित हाथों में नहीं है और पंजाब की सरकार लॉ एंड ऑर्डर लेकर गंभीर नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर में सरकार फेल है और मैं बेनती करूंगा पंजाब के राज्यपाल से कि इस पे सख्त नोटिस ले, सरकार को हदायत जारी करे कि सरकार इधर उधर घूमने की बजाय पंजाब का ध्यान रखे। सरकार को पंजाब का ध्यान नहीं, सरकार को केजरीवाल का ध्यान है और दिल्ली में बैठे हुए केजरीवाल लॉ एंड ऑर्डर को चला रहे हैं, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर फेल हो रहा है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी गुरप्रीत संधू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधा पंजाब से। गुरप्रीत, आतंकी हमला हुआ है लेकिन पुलिस के आला अधिकारी मौके पर तो जरूर पहुंचे, लेकिन कुछ भी कहने से बच क्यों रहे हैं? देखा जाए तो जैसे कुछ टाइम पहले जो है मोहाली पे भी एक बड़ी आतंकी जो एक्शन हुआ था, वहां पे भी कुछ मिलने को इनको दिखा नहीं है। वैसा ही देखा जाए तो तरन तारण के रात को जो बीती रात है उस टाइम जो है रॉकेट से हमला किया गया है सांझ केंद्र के ऊपर। लेकिन अभी तक जो भी अधिकारी हैं वो अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन इतना जो हमारे को बोल रहे हैं कि थोड़ी देर बाद इसकी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, उसके बीच बताया जाएगा क्या है, क्या कोई मिल पाता है वहां से कि नहीं मिल पाता है। लेकिन गुरप्रीत, जिस तरीके से ये आतंकी हमला हुआ और इस बार आतंकियों ने पुलिस स्टेशन को ही निशाना बनाया, ऐसे में पंजाब कितना सुरक्षित, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखा जाए तो पंजाब जो है बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पुलिस की ओर से सुरक्षित नहीं है और जीरो लाइन पे है। जो देखा जाए तो पुलिस की ओर से कोई सुरक्षित नहीं है और नशे वाले साइड पे भी देखा जाए, ड्रग्स की साइड पे देखा जाए तो पहले से बढ़कर जो है चल रहा है यहाँ पे। तो सभी कुल मिला के जो मैं आपको बताना चाहूंगा तो पंजाब जो है अभी गंभीर स्थिति के बीच जो चल रहा है वो। जी ठीक है, चलिए गुरप्रीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी की। तो जैसे कि हमारे सहयोगी हम जानकारी साझा कर रहे थे कि पुलिस थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, तो शायद उसके बाद कोई अहम जानकारी साझा करे। फिलहाल तमाम अधिकारी अभी इस आतंकी हमले को लेकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत पाक सीमा पर बीएसएफ और पाक रेंजर्स के बीच फायरिंग का मामला सामने आया है। पाक रेंजर्स की घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई है। भारतीय सीमा में घुसना चाह रहे थे ये पाक रेंजर्स। फायरिंग के दौरान दोनों घुसपैठिए वापस भाग गए। तो इन लोगों ने कोशिश की घुसपैठ की पाक रेंजर्स की तरफ से, लेकिन भारतीय सीमा में जब ये घुसना चाह रहे थे पाक रेंजर्स, तो भारतीय सीमा में इन्हें घुसने नहीं दिया गया और इधर से भी फायरिंग की गई। फायरिंग के दौरान दोनों घुसपैठिए वहां से भाग निकले। तो बीएसएफ और पाक रेंजर्स के बीच ये फायरिंग हुई है। सुबह सुबह पाक रेंजर्स की घुसपैठ की कोशिश यहाँ पर नाकाम जो है वो नजर आई है। तो पाक घुसपैठिए भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे
और फायरिंग के दौरान दोनों घुसपैठिए वापस भाग गए यहां से। तो भारतीय सीमा में घुसना चाह रहे थे पाक रेंजर्स, लेकिन बीएसएफ और पाक रेंजर्स के बीच फायरिंग हुई और उसके बाद ये लोग यहां से भागते हुए नजर आए। तो बड़ी खबर, भारत पाक सीमा पर बीएसएफ और पाक रेंजर्स के बीच ये फायरिंग हुई है। और भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश पाक रेंजर्स कर रहे थे, घुसना चाह रहे थे, लेकिन 18 राउंड फायरिंग की और इसके बाद आपको हम बताएं कि बीएसएफ के फायरिंग के बाद भारतीय सीमा में जब पाक रेंजर्स घुसना चाह रहे थे, फिर फायरिंग की गई। उसके बाद इन लोगों की इस नापाक कोशिश को नाकाम किया गया। और चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक कर लेते हैं कुछ सियासत से जुड़ी अहम खबरों का। गुजरात में बीजेपी विधायक दल की आज बैठक होने जा रही है और थोड़ी ही देर में विधायक दल की बैठक शुरू होगी। गांधीनगर के कमलम में ये बैठक होगी और इस बैठक में सीएम के नाम पर मोहर लगेगी। 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो गुजरात में बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक जो है वो होने जा रही है और आपको बता दें कि कौन अब बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, इस पर आज मोहर जो है वो लग जाएगी। थोड़ी ही देर में विधायक दल की बैठक जो है वो शुरू होगी। गांधीनगर के कमलम में ये बैठक होनी है और दरअसल बैठक में सीएम के नाम पर मोहर लगेगी और उसके बाद तय हो जाएगा कि आखिर गुजरात में अगला मुख्यमंत्री कौन, क्योंकि 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह भी होना है। तो विधायक दल की बैठक बेहद खास, बेहद अहम गुजरात में और उसके बाद तय हो जाएगा जब थोड़ी ही देर में विधायक दल की बैठक शुरू होगी तो अब गुजरात का अगला मुख्यमंत्री कौन। तो गांधीनगर के कमलम में ये अहम बैठक जो है वो होने जा रही है और उसके बाद बैठक में सीएम के नाम पर मोहर लगेगी। तो देखना होगा कि किसके नाम के साथ, कौन से चेहरे के साथ बीजेपी अब गुजरात को सौंपती है और गुजरात को आगे बढ़ाती है। तो गुजरात में बीजेपी विधायक दल की आज अहम बैठक होने जा रही है और बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा क्योंकि थोड़ी ही देर बाद ये बैठक जो है वो शुरू होगी और उसके बाद तय हो जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन। तो गुजरात के सीएम की तो हमने बात कर ली, जो थोड़ी देर में शायद तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन अगर हिमाचल में सीएम की हम बात करें तो हिमाचल में भी सीएम के नाम पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। सीएम फेस पर कांग्रेस हाईकमान फैसला करेगा। विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पारित हो चुका है। सभी 40 विधायकों ने आला कमान पर फैसला छोड़ दिया है। कल दिन भर बैठक चली और कल दिन भर बैठक के बाद ऐलान किया गया और आज ऑब्जर्वर जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे। तो विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पारित हो चुका है, लेकिन अब हिमाचल सीएम पर कांग्रेस हाईकमान जो है वो फैसला करेगा कि वो किसके साथ आगे बढ़ेगा यहाँ पर। तो सभी 40 विधायकों ने आला कमान पर फैसला जो है वो छोड़ दिया है और अब देखना होगा कि आला कमान क्या फैसला करते हैं, क्योंकि आज आला कमान को रिपोर्ट जो है वो चली जाएगी और उस रिपोर्ट के बाद फिर आला कमान फैसला लेंगे कि उन्हें क्या करना है। हालांकि अभी तक कांग्रेस की तरफ से लगातार कहा यही जा रहा है, जो भी और वहां पर बड़े लोग हैं या जो सीएम की रेस में हैं वहां पर, तो कि हम जो भी सर्वमान्य फैसला होगा आला कमान का उसे हम स्वीकार करेंगे, उसे हम मंजूर करेंगे। लेकिन देखना ये होगा कि क्या आला कमान जिस चेहरे के साथ सहमति जताएंगे वही आखिरी फैसला होगा, बाकी और लोग उन्हें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो हिमाचल में सीएम का फैसला कांग्रेस हाईकमान करेगा। चलिए बढ़ते आगे, कुंडली विधानसभा सीट की हम बात करेंगे। कुंडली विधानसभा सीट को नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू नहीं जीत पाई। शुरू से ही बीजेपी और जेडीयू में कांटे की टक्कर देखने को मिली और लेकिन आपको बताएं कि आखिर में नीतीश कुमार की जेडीयू हार गई। सबसे बड़ी बात आपको हम बताएं कि दरअसल इस हार के कई और जीत के भी कई मायने हैं। लोगों ने राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ जनादेश दिया है। वहीं उपचुनाव में जीत से पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ा है और ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि ये जीत 2024 लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए बेहद अहम है। हुआ था और मुझे बहुत ही गर्व और फख्र है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और कुंडली की जनता ने और उसके साथ हमारे एक जदयू के भी बहुत बड़े कार्यकर्ताओं ने इस चुनाव में जिताने का साथ दिया। यह साफ संदेश है कि नीतीश कुमार जी एनडीए गठबंधन से गए हैं। एनडीए गठबंधन आज भी पूर्णतः एक है। बदायूं के ककराला कस्बे में बाइक का चालान काटने पर गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन कर लिया और पुलिस ने समझाने की कोशिश की तो उल्टे पुलिस टीम पर ही पथराव कर दिया गया। उग्र भीड़ ने कई वाहन तोड़ दिए तो वहीं पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों को भी दौड़ा कर पीटा। कस्बे में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
तो उत्तर प्रदेश के बदायूं से ये अहम खबर है, जहां पर देखिए किस तरीके से बाइक का जब चालान काटा तो बाइक का चालान काटने पर पहले प्रदर्शन किया गया और उसके बाद गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर भी जमकर पथराव कर दिया। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और कस्बे में पुलिस बल जो था वो फिलहाल तैनात कर दिया गया है। और बैतूल से एक अहम खबर का और दर्दनाक खबर का अब जिक्र कर लेते हैं। दरअसल बोरवेल में फंसे तन्मय की मौत हो चुकी है। डॉक्टर्स ने तन्मय को मृत घोषित कर दिया। तन्मय को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया और करीब 80 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला। ऑपरेशन में आपको हम बताएं कि बोरवेल में 55 फीट नीचे फंसा था ये तन्मय, जिसको निकालने की कोशिश लगातार की जा रही थी। दुआओं का दौर जो था वो लगातार शुरू था और हर कोई दुआ कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था कि कैसे भी तन्मय जो है वो सुरक्षित वापस आ सके। लेकिन अफसोस कि बोरवेल में फंसे तन्मय की मौत हो चुकी है और मां का और घर वालों का पहले से ही रो रो कर बुरा हाल था और अभी भी परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घर में मातम पसरा हुआ है। तन्मय को रेस्क्यू कर बाहर तो निकाला गया, लेकिन तन्मय जिंदा बाहर नहीं आया क्योंकि बोरवेल में बहुत लंबा वक्त जो था वो फंसा रहा। तन्मय करीब 55 फीट नीचे तन्मय फंसा हुआ था और जब निकाला गया तो डॉक्टर्स ने तन्मय को मृत घोषित कर दिया। देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान की ये तस्वीरें और जब उसको बाहर निकाला गया तन्मय को और निकाल करके तुरंत लेकर के गए डॉक्टर के पास। और लेकिन अफसोस कि बैतूल में जिंदगी जो थी वो हार गई। इतने लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चला लेकिन इतने लंबे रेस्क्यू भी जिंदगी जो था वो नहीं बचा पाया। तो बैतूल में बोरवेल में गिरे तन्मय को कई घंटे बाद भी जिंदा नहीं निकाला जा सका। डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। हालांकि सीएम शिवराज ने शोक जताते हुए परिजन को 4 लाख रुपए और आर्थिक सहायता की घोषणा की है, लेकिन कोई भी आर्थिक सहायता या कोई भी मुआवजा कभी भी किसी की जिंदगी की भरपाई नहीं करता। राजस्थान की बूंदी में भारत जोड़ो यात्रा और एक दिन के विश्राम के बाद फिर से शुरू हुई। आपको बताएं कि 24 दिसंबर को दिल्ली पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा और दिल्ली पहुंचने के बाद हफ्ते भर का विश्राम होगा। विश्राम के लिए 60 से अधिक कंटेनर्स की मरम्मत शुरू हो चुकी है। 27 से 30 जनवरी के बीच श्रीनगर पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा। तो राजस्थान की बूंदी में भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद आपको हम बताएं कि एक दिन का विश्राम यहाँ पर होगा और फिर एक दिन के विश्राम के बाद फिर से यात्रा जो है वो शुरू हो जाएगी। और राजस्थान के बूंदी में है फिलहाल और दिल्ली पहुंचेगी। दिल्ली में पहुंचने के बाद एक हफ्ते का विश्राम होगा और विश्राम के लिए 60 से अधिक कंटेनर की मरम्मत जो है वो शुरू कर दी गई है। 27 से 30 जनवरी के बीच श्रीनगर में पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा। तो आज राजस्थान में जहां एक दिन का विश्राम होगा उसके बाद फिर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी। उसके बाद 24 दिसंबर को दिल्ली पहुंच जाएगी भारत जोड़ो यात्रा और 24 दिसंबर को दिल्ली पहुंचने के बाद हफ्ते भर का विश्राम होगा यहाँ पर और हफ्ते भर विश्राम के बाद आपको हम बताएं कि श्रीनगर का रुख होगा। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सड़क सुरंग बनकर तैयार हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज इसका लोकार्पण करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे इस दौरान। 1004 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है ये पूरा टनल और टनल के निर्माण से वाहन चालकों को राहत मिलेगी। सीधी से रीवा के बीच 7 किलोमीटर की दूरी जो है वो कम हो जाएगी। तो अहम खबर, शिवराज सिंह चौहान भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ 1004 करोड़ की लागत से ये पूरा टनल जो है वो तैयार हुआ है, जिसका आज उद्घाटन होने जा रहा है। और इसके उद्घाटन के बाद सीधी से रीवा के बीच 7 किलोमीटर की दूरी जो है वो सीधी कम हो जाएगी। तो एमपी की सबसे लंबी सड़क सुरंग बनकर इस वक्त तैयार हो चुकी है, जिसका आज नितिन गडकरी लोकार्पण करने जा रहे हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सड़क सुरंग का आज जो बनकर तैयार हो चुकी है उसका उद्घाटन बचा था और आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उसका लोकार्पण करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी साथ में मौजूद रहेंगे। तो आज नितिन गडकरी लोकार्पण करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में। शुक्रवार शाम को दिल्ली कांग्रेस के उपाध्यक्ष अली मेहदी ने मुस्तफाबाद विधानसभा के 2 नवनिर्वाचित पार्षदों के साथ आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। लेकिन देर रात अली मेहदी ने ट्विटर पर वीडियो जारी करके अपनी गलती के लिए माफी मांगी और कहा कि मैं राहुल गांधी जी का कार्यकर्ता हूं और कांग्रेस में ही था, कांग्रेस में ही
रहूंगा। मुझे बहुत बड़ी गलती हुई, इसके लिए माफी मांगता हूं। अली मेहंदी ने वीडियो बाकायदा ट्वीट किया और ट्वीट कर उन दो नवनिर्वाचित महिला पार्षदों के भी कांग्रेस में वापसी की बात कही, जिनको उन्होंने अपने साथ शुक्रवार शाम को आम आदमी पार्टी में शामिल कराया था। कोई पोस्ट नहीं चाहिए। मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, राहुल गांधी का कार्यकर्ता बन के रहूंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं उस गलती की राहुल गांधी जी से, प्रियंका जी से, अपने सभी क्षेत्रवासियों से और कांग्रेस पार्टी से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। और मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर था, हूं और रहूंगा। कांग्रेस पार्टी मेरे दिल में है। मेरे पिताजी 40 साल से वो कांग्रेस पार्टी में है। मुझसे जो गलती हुई है मैं उसकी क्षमा मांगता हूं। तो शुक्रवार शाम आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन रात होते होते वापस फिर से कांग्रेस में आ गए। गलती का एहसास हो गया और साथ ही साथ देर रात ट्वीट कर राहुल गांधी से माफी भी मांगी गई। तो कांग्रेस में लौटे पार्टी उपाध्यक्ष अली मेहंदी, जो शुक्रवार शाम को आम आदमी पार्टी में शामिल होते हैं, उसके बाद जब गलती का एहसास होता है तो देर रात कांग्रेस में वापस आ जाते हैं और न सिर्फ वापस आते हैं बल्कि बाकायदा वीडियो जारी करके माफी भी मांगते हैं। और आज से असम के 2 दिवसीय दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत रहेंगे। गुवाहाटी के हाजोंग बोडो में आयोजित कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे और स्वयं सेवकों के साथ बैठक भी करेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। तो आज से असम के 2 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं मोहन भागवत और इस दौरान दरअसल गुवाहाटी के हाजोंग बोडो में आयोजित एक कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे और साथ ही साथ जो स्वयं सेवक हैं उनके साथ भी बैठक करेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। मोहन भागवत का आज से असम का 2 दिवसीय दौरा है और इस 2 दिवसीय दौरे के दौरान कई आयोजित कार्यक्रम है, वहां पर वो हिस्सा लेंगे। और अब बात करेंगे झारखंड कांग्रेस की। झारखंड कांग्रेस में एक बार फिर से गुटबाजी शुरू हो गई है। नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद लगातार प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी का विरोध हो रहा है। ऐसे में संगठन को एकजुट करना प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुनौती के रूप में है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष ने उम्मीद जताई है कि संगठन को अच्छे तरीके से चलाने के लिए सभी से राय लेकर अपना धैर्य बनाते हुए काम करना है। कई सालों से पार्टी में नई चीजें नहीं हुई हैं। नई चीजें होने पर विरोध होता है, लेकिन कौन विरोधी है, कौन समर्थक है, ये ना देखते हुए कांग्रेस पार्टी का कौन सच्चा कार्यकर्ता है, उसको देखते हुए कमेटी का गठन करेंगे। अध्यक्षों ने पदभार ग्रहण किया है, क्या उम्मीदें हैं, टास्क क्या देंगे? नहीं, देखिए, उम्मीद हम लोग ये करते हैं कि संगठन को बेहतरीन तरीके से चलाने के लिए सभी लोगों से राय करके अपना धैर्य बनाते हुए, चूँकि लगातार कई वर्षों से पार्टी में कई तरह की नई चीज़ें नहीं हुई हैं, तो जब नई चीज़ें होती है तो नए नए तरह की बातें आती हैं। तो वैसे में सभी को समान रूप से देखते हुए, कौन विरोधी है, कौन समर्थक है, ये न देखते हुए, कांग्रेस पार्टी का कौन सच्चा कार्यकर्ता है, उसको देखते हुए कमेटी का गठन करें जल्द से जल्द। और भारत जोड़ो यात्रा जो आदरणीय राहुल गांधी जी लेके चले हैं, अब चूंकि बीच में जिलाध्यक्षों का नया मनोनयन हुआ है, तो उसको और तेज गति से, ताकि ये लगे कि हाँ, हमने जो कार्यभार संभाला है उसको आपके कड़ी से कड़ी जोड़ करके हम आगे बढ़ रहे हैं। जो पुराने जिला अध्यक्षगण थे, उन्होंने जो काम अब तक किया है उसको और तेजी से आगे बढ़ाएं, यही हमारी इच्छा है। और हम लोग समझते हैं कि इसमें सभी लोग वो नैनीताल के लालकुआं रेलवे स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया जब लालकुआं रेलवे स्टेशन पर अचानक सीबीआई की 7 सदस्यीय टीम ने छापेमारी शुरू कर दी। टीम ने वाणिज्य अधीक्षक कार्यालय में छापेमारी कर रेलवे कमर्शियल सुपरवाइजर राजेंद्र तोमर को 7,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद देर शाम तक कार्यालय में तैनात कई अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ की गई। जानकारी के अनुसार रेलवे कमर्शियल सुपरवाइजर पर आरोप है कि उसने व्यवसाय के उतरने वाले पार्सल माल को लेकर रिश्वत मांगी थी। शिकायतकर्ता बरेली निवासी राजेश पासवान की शिकायत पर सीबीआई ने ये पूरी कार्रवाई की।
फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।